नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिटिकल डिफेंस इशू की जो भारत की एयर सुपेरियोरिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए एयर पावर के सामने भारत की क्या पोजीशन है और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझते हैं। चाइना के पास ऑलरेडी 450 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में ये नंबर 1000 तक पहुंच सकता है। इससे भी कंसर्निंग बात ये है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करने वाला है और पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग भी चाइना में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, क्वाड मेंबर्स में से जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास यूएस ने F-35 फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए हैं। नेटो कंट्रीज को भी ये फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन भारत को इनिशियली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ F-16 का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि F-22 ऑफर किया था, जो कि 30 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। ये ऑफर क्लियरली इनएडुकेट था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। यूएस ने भारत को F-35 ऑफर किया है और साथ ही रशिया ने भी Su-57 का ऑफर दिया है। दोनों फाइटर जेट्स एरो इंडिया शो में डेमोन्स्ट्रेट भी किए गए हैं, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। वैसे तो दोस्तों, F-35 दुनिया का मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा इशू है। एक F-35A की करंट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 7000 से 8000 करोड़ है और टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट 40,000 से 50,000 करोड़ तक जा सकती है। ये जो आंकड़ा हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें सस्टेनमेंट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, यूएस अभी तक मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देने के लिए रेडी नहीं है, जबकि भारत की क्लियर पॉलिसी है कि कोई भी मेजर डिफेंस एक्वाजिशन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भारत अमेरिका से F-35 की इस डील को करना चाहता है। द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूएस के साथ F-35 के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तैयारी कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इस F-35 की डील को लेकर अगर कहीं पेच फंसेगा तो वो होगा यूएस के स्ट्रिक्ट यूजेस कंडीशंस को लेकर, जिसके अनुसार एयरक्राफ्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इंडिजीनियस वेपन्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यूएस की परमिशन लेनी होगी और F-35 का ऑपरेशनल डाटा कंटिन्यूसली यूएस को शेयर करना पड़ता है। इवन मिशन प्लानिंग सिस्टम्स को यूएस अप्रूव्ड पैरामीटर्स के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। थर्ड पार्टी मेंटेनेंस या अपग्रेड्स की परमिशन नहीं होती है और कॉम्बैट मिशंस के लिए भी यूएस की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो इन्हें केवल यूएस अप्रूव्ड चैनल से ही प्रोक्योर किया जा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यूएस की देखरेख में ही कंडक्ट किए जा सकते हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि भारत की ऑपरेशनल सॉवरेनिटी सिग्निफिकेंटली लिमिटेड हो जाएगी। अगर कभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है तो यूएस इन कंडीशंस का यूज करके एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को लिमिट कर सकता है। इन सभी बातों को डील में कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत ट्रेडिशनली एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है और मल्टीपल सोर्सेज से डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करता है। F-35 के साथ भारत की ये फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन सभी फैक्टर्स को केयरफुली इवेल्युएट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो F-35 के लिए कम्प्लीटली न्यू सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी। कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा ताकि वो हमारे एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क और अवैक्स से कम्युनिकेट कर सकें। ये एक सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट होगी। और वहीं दूसरी तरफ रशिया के Su-57 का ऑफर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। F-35 के कंपैरिजन में कॉस्ट भी कम है और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स का ऑफर भी दिया गया है और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी की गई है। हाउएवर, Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज F-35 के लेवल की नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भारत को इस समय अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस है, लेकिन करंटली सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल हैं और MiG-21 जैसे 1960 के दशक के एयरक्राफ्ट अभी भी सर्विस में घसीटे जा रहे हैं। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा इंडिजीनियस 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी 2035 और 36 का समय लगेगा और इस गैप को फिल करने के लिए
एक इंटरिम सॉल्यूशन की जरूरत है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि 18 से 36 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स की इमीडिएट प्रोक्योरमेंट की जानी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत इसकी तैयारी भी कर रहा है। और अगर 2025 में ही ये डील फाइनलाइज हो भी जाती है तो पहला F-35 2028-29 के आसपास ही भारत को मिल पाएगा। और ये मैं बेस्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि F-35 की करंट ग्लोबल ऑर्डर बुक में 800 प्लस एयरक्राफ्ट का बैकलॉग है और लॉकहीड मार्टिन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 156 एयरक्राफ्ट की है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये डील होती है तो भारत को इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी कब तक हो पाएगी, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से पहले स्टेल्थ कैपेबिलिटी एक्वायर करना भारत के लिए एसेंशियल है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये अनएक्सेप्टेबल होगा कि एक इकोनॉमिकली वीक नेशन हमसे पहले एडवांस्ड एयर कैपेबिलिटीज डेवलप कर ले। तो इस सिचुएशन में भारत को केयरफुली इवेलुएट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन F-35 या Su-57 हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बेटर है। डिसीजन मेकिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा। तो दोस्तों, आप इस क्रिटिकल डिफेंस इशू पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को F-35 डील परस्यू करनी चाहिए या Su-57 का ऑप्शन बेटर है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।